हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर शीश बायो स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम उपस्थित हो गए हैं। दोस्तों, आज के जो प्रश्न रहेंगे आपके केवीएस बाल विकास और शिक्षण विधि के जो पूछे गए हैं प्रश्न, आपके जो अभी पीछे परीक्षा हुई हैं और आपकी केवीएस की परीक्षा समाप्त हो गई है। अब 10 तारीख से आपके इंटरव्यू चालू हो रहे हैं। और ये मत भूलो कि इंटरव्यू में अगर हम पास होंगे या नहीं पास, अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। देखिए, केवीएस से प्रश्न कुछ यानी कि आपके जो केवीएस में प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास या शिक्षण विधि से, या कोई भी आपको XYZ कहीं से भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी बरकरार रखना। चलिए, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं देखिए। बार बार जो परीक्षा में पूछे हैं आपके 35 से 40 प्रश्न आपके बाल विकास शिक्षण विधि से पूछे जा रहे हैं। बार बार प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चलिए, पहले प्रश्न में नज़र मार लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा है कि प्रातकालीन असेंबली का क्या महत्व है। देखिए, प्रातकालीन असेंबली का क्या महत्व है, ये केवीएस परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, अभी जो परीक्षा हुई है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका प्रश्न का जो आंसर का जा रहा है हमारा, बालकों में अनुशासन को बढ़ावा देना है। प्रातकालीन असेंबली का मतलब है बालकों में अनुशासन को बढ़ावा देना, मतलब बी आंसर इसका ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न आपका विद्यालयों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि विद्यालयों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। ऑप्शन की बात कर लेते तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। सामाजिक मान्यता प्राप्त है हेतु, या दानकर्ताओं से निधियां जुटाने हेतु, या स्कूल के प्रबल और दुर्बल पक्ष जानने हेतु, या अपना प्रचार करने हेतु। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप देखो, मूल्यांकन का मतलब है स्कूल के प्रबल और दुर्बल पक्ष जानने हेतु, मतलब इसका सी आंसर इसका ठीक है। देखिए, सब आपके सीडीपी से ही रिलेटिव प्रश्न है। आपके कोई सी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपकी टेट है, MP टेट हुआ, आपका सी टेट हुआ, कोई सी परीक्षा हुआ, सभी के लिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका। तीसरा प्रश्न आपका, अध्यापक के कार्य निष्पादन के सुधार लाने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए। यानी कि अध्यापक को कार्य के निष्पादन में सुधार के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए। अध्यापक को प्रोत्साहित राशि, या बेहतर सेवा शर्तें, या कार्यभार कम करना। अगर डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सभी अध्यापकों को नियमित रूप से सेवाकालीन कोर्स के लिए या प्रतिनियुक्त करना। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की, तो तीसरे प्रश्न का आपको इशारा कर रहा है डी आंसर सही है, क्योंकि अध्यापकों को नियमित रूप से सेवाकालीन कोर्स के लिए नियुक्त करना, डी आंसर इसका ये है इसका। चलिए, चौथा प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न है आपका, जो चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है कि पड़ोस में विद्यालय के योगमान में निम्नलिखित में से किसे सहायता मिलेगी। जो पड़ोस का विद्यालय के योगमान के लिए निम्नलिखित किसे यानी कि सहायता मिलेगी। ए ऑप्शन कह रहा है कि बेहतर अधिगम के लिए संसाधनों की साझेदारी। बी ऑप्शन है कि न मकान के बोझ को कम करने में, या सी ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक को आधार प्रदान में, या आपका डी ऑप्शन कह रहा है कि खेल कार्यक्रमों को साझा करने में। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न का जो इशारा जा रहा है हमारा, ए आंसर ठीक है, क्योंकि बेहतर अधिगम के लिए संसाधनों की साझेदारी। पांचवा प्रश्न है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है। सभी को मालूम है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने पर, या भोज रहित अधिगम पर, या विद्यालयों का माहौल सुधारने पर, या क्रीड़ा शिक्षा प्रदान करने पर। अगर हम पाँच प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आपका भोज रहित अधिगम, भोज का मतलब यहाँ पर भोज नहीं, यहाँ पर आ जाता बोझ। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा गलत हो गया। बोझ, बोझ मतलब बोझ रहित, मतलब बच्चे पर बोझ नहीं टांगना है, बोझ रहित अधिगम पर। ये है इसका बी आंसर सही है, बोझ रहित अधिगम। छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न कह रहा है शिक्षा का अधिकार 2019 के अनुसार बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए। 1 से 8 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, या 6 से 14 वर्ष, या आपका 0 से 18 वर्ष। जो हमारा शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों की आयु कितनी की गई थी। अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो सी आंसर सही है, 6 से 14 वर्ष आयु मानी गई है 2009 के अनुसार। सातवां प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक रूप से विद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ये 2020 के अनुसार से बहुत पूछे जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति आपकी 2020 के अनुसार बहुत प्रश्न आपकी सी टेट की परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। आपकी यूपी टेट की, सी टेट की, या रीट की परीक्षा हो, या MP टेट की परीक्षा, कोई सी परीक्षा में आपको इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सातवें प्रश्न का आपका 6 वर्ष, सी आंसर ठीक है इसका। देखिए, आठवां प्रश्न, नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत। देखिए, नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है। अगर ए प्रश्न की बात करें तो परंपरागत अवस्था में, बी आपका पश्च परंपरागत अवस्था में, सी आपका पूर्व परंपरागत अवस्था में,
डी आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगर 8वें प्रश्न की बात कर लेते तो 8वें का आंसर सी आंसर सही है, पूर्व परंपरागत अवस्था में। 9वां प्रश्न आपका, 9वां प्रश्न कह रहा है कि घर पर पढ़ाई करने में हमें यानी कि घर पर पढ़ाई करने में होम स्कूलिंग बालक के व्यक्तित्व को कौन से पहलू का विकास होता है। होम स्कूलिंग बालक को व्यक्ति को कौन सा पहलू का विकास होता है अगर घर पर बच्चा पढ़ाई करता है तो। संज्ञानात्मक वृद्धि, संवेगात्मक विकास, मूल्य या सामाजिककरण। अगर हम 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 9वें प्रश्न का जो इशारा जा रहा है हमारा डी आंसर सही है, सामाजिककरण। 10वां प्रश्न है आपका, किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चा और क्रियाओं को आदि मानद किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मानद किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतर्दर्शी चिंतन पर, प्रतीकात्मक चिंतन पर, प्रयास और त्रुटि तंत्र पर या निदानात्मक तर्क पर। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है कि अंतर्दर्शी चिंतन पर। 11वां प्रश्न है, एक अध्यापक ये पाता है कि कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं। अनुभवात्मक अधिगम, सहचारी अधिगम, प्रतिनिधिमूलक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका डी आंसर सही है, अंतर्दृष्टि अधिगम। 12वां प्रश्न आपका, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गर्भवती से शुरू होकर समाप्त बाल्यकाल तक जारी रहता है। यानी गति विकास, प्रतिवर्ती क्रिया, संज्ञानात्मक विकास या संवेदी विकास। अगर 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं आपका संवेदी विकास, डी आंसर ठीक है इसका। 13वां प्रश्न आपका, मानव में संवेगी विकास की प्रक्रिया होती है रेखीय, सक्रिय, सरल रेखीय या परवलयिक। तो इसका आंसर ये आंसर सही है, रेखीय। जो मानव विकास का होता है आपका रेखीय होता है। 14वां प्रश्न आपका, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वन, बाह्यवृद्धि, वृद्धि या विकास। तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो हमारा जो विकास है कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। तो आपका 14वें का डी आंसर सही है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। यूँ ही बने रहना क्योंकि अब जल्दी ही आपकी यूपी टेट की क्लास है और एमपी टेट की क्लासें चालू हो रही हैं। अभी जो हमारा केवीएस का एनालिसिस चल रहा है, जो केवीएस की परीक्षा है उसमें किस टाइप के आपके प्रश्न बाल विकास और शिक्षण विधि से पूछे गए हैं। और देखिए 10 तारीख से आपके इंटरव्यू चालू हो रहे हैं। जिन्होंने कभी अब केवीएस परीक्षा ही हुई अपने इंटरव्यू की तैयारी कर लेना, सही से करते रहना, कहीं भूल जाओ कि इंटरव्यू कि हम पास होंगे नहीं होंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल मिलेंगे। जब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।